हाय एवरीवन, हम लोग जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, वहीं विषम पोषी पोषण क्या होता है, पोषण के कितने चरण होते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है और पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। इन सारी बातों को हम लोग पिछले 2 वीडियो में समझ चुके हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है मनुष्य में पोषण। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मनुष्य एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है। इसमें जो पोषण के लिए जो सिस्टम है, मनुष्य में जो पोषण है, ये कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रकार की हम लोग अमीबा के बारे में पढ़े थे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें जो पोषण होता है वो सिंपल होता है। उसमें जो कोई भी सिस्टम होता है तो वो सिंपल होता है, लेकिन मनुष्य में ये जटिल होता है, क्योंकि इसमें पोषण के लिए बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग के बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे कि श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रतिरक्षी तंत्र जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये सारे सिस्टम्स मिल करके काम करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उस समय श्वास भी ले रहे होते हैं। इट मीन्स कि श्वसन तंत्र कार्य कर रहा होता है। उस समय शरीर के अंदर ब्लड का मूवमेंट भी होता है, हृदय की धड़कन भी चालू रहता है। इट मीन्स कि ये सारे सिस्टम्स अपना कार्य कर रहे होते हैं। ये सारे सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सभी सिस्टम्स मिल कर के काम कर रहे होते हैं। इसलिए यदि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ गए तो श्वसन तंत्र को समझना आसान हो जाएगा, फिर परिवहन तंत्र को समझना आसान हो जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जितने भी सिस्टम्स है, वो सारे सिस्टम्स का, वो सारे तंत्रों का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, यदि हम लोग स्तनधारी जीव है, हम लोग मैमल्स है, इस प्रकार इस धरती पर बहुत सारे स्तनधारी जीव है, सभी में लगभग एक जैसा प्रोसेस होता है। तो यदि हम लोग अपने में इसका अध्ययन कर लें कि मनुष्य में पाचन तंत्र का अध्ययन कर लें, तो अन्य स्तनधारी जीवों में, अन्य मैमल्स में इस सारे सिस्टम्स का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। तो मनुष्य में जो पाचन तंत्र है, इसको अध्ययन करने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए, इसको आसानी से समझने के लिए पाचन तंत्र को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट है पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें इन्हीं दोनों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल क्या होता है? जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो मूवमेंट होता है, माउथ से लेकर के ग्रासनली की ओर होता है। फिर ग्रासनली के बाद भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में, और फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में ये भोजन का मूवमेंट होता है। इस प्रकार जो भोजन का मूवमेंट हो रहा है शरीर के अंदर, एक नली नुमा संरचना में हो रहा है। मुंह से लेकर के एनस तक ये जो नली नुमा संरचना है, एक पाइप नुमा संरचना है, इसी को आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत जो मुख्य ऑर्गेन्स है वो है मुख गुहा, ऑरल कैविटी इस जगह है। उसके बाद है ग्रास नली, ये पार्ट। उसके बाद है अमाशय, उसके बाद है छोटी आंत, उसके बाद है बड़ी आंत, और सबसे लास्ट पार्ट है मलद्वार, एनस। तो इन सारे ऑर्गेन्स का अध्ययन करेंगे हम लोग वन बाय वन करके। और दूसरा पार्ट जो है पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचन के लिए एंजाइम्स का होना अनिवार्य होता है। एंजाइम्स ऐसा पदार्थ है जो कि पाचन का कार्य करती है। मनुष्य में जो पाचन का प्रोसेस होता है वो एंजाइम्स की सहायता से होता है। पाचन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पाचन क्या होता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो इसका डाइजेशन होता है, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में बदलते हैं। तो उसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में बदलने का काम होता है वो एंजाइम्स करते हैं। और एंजाइम्स का जो स्राव होता है वो
डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है, ग्रंथियों से होता है। पाचन में हेल्प करते हैं ये ग्रंथियाँ, इसीलिए इसको पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत है लार ग्रंथियाँ, जो कि मुख गुहा में पाया जाता है। दूसरा है जठर ग्रंथियाँ, जो कि जठर में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। तीसरा है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर। और चौथा है अग्नाशय, पेनक्रियाज। तो पाचन ग्रंथियों में इन सारे ग्रंथियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेन जो है, आहार नाल का जो फर्स्ट भाग है वो है मुख गुहा। मुख गुहा, ये मुंह के अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं। इसमें कौन कौन से अंग हैं? इसमें जबड़े होते हैं और उसमें दांत रहते हैं, बहुत सारे टीथ रहते हैं, और फिर एक टंग होता है, इसमें तालू होते हैं, और कुछ ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ होती है मुख गुहा के अंदर। तो मुख गुहा में ये सारे ऑर्गेन्स हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गेन है वो दांत है। जब हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम रह जाता है वो दांत का। दांत क्या करता है? ये बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में बदलते हैं ताकि उसका डाइजेशन आसान हो सके। तो दांत का जो अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें एक टॉपिक है, एक वर्ड है हेटेरोडोंट। इसका मतलब होता है अलग अलग प्रकार के दांत। मनुष्य के मुख गुहा में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक है, इंसीजर, रदनक, कैनाइन्स, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स और चवर्णक मोलर्स। इसको फिगर में समझ लेते हैं। जैसे कि ये मुख गुहा का फिगर दिखाया गया है। इसमें 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला और एक लोअर जॉ। इन्हीं दोनों जबड़ों में, इन्हीं दोनों जॉ में दांत जो है फिक्स रहते हैं। तो और इसमें जो अरेंजमेंट है, दांत का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा है। जैसे कि नीचे जैसा दांत है, जिस प्रकार का अरेंजमेंट है, सेम टू सेम अरेंजमेंट ऊपर भी है। ये मनुष्य का बात कर रहे हैं। अदर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बकरी का बात करें तो उसके निचले जबड़े में दांत होते हैं आगे, लेकिन ऊपर नहीं होते हैं। तो मनुष्य में जो है ये दांत का अरेंजमेंट दोनों जबड़ों में एक जैसा है। इसके बाद ये जो इसको यदि हम सेंटर मान ले तो जैसा अरेंजमेंट नीचे है, जिस प्रकार का दांत नीचे है इस साइड है, उसी प्रकार का दांत इस तरफ भी है। तो वो जो 4 तरह का दांत हम लोगों ने देखा है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट था इंसीजर, कृंतक, वो ये दोनों हैं। इट मीन्स कि ये चारों इंसीजर हैं। ये चारों कृंतक दांत है, इंसीजर है, जिसका काम होता है काटने का। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ काटते हैं तो इसी चारों दांत से काटते हैं। इसके बाद एक नुकीला जैसा दांत है जिसको रदनक कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। इसका कार्य होता है कोई भी चीज़ को चीरने का या फाड़ने का। इसके बाद जो 2 दांतें हैं वो है प्रीमोलर, जिसको बाइकस्पिड भी बोलते हैं, और लास्ट में है मोलर्स। ये प्रीमोलर और मोलर्स का काम रह जाता है चबाने का, पीसने का, इसीलिए इसको ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। तो ये टोटल 4 प्रकार के दांत है, इंसीजर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एक दूसरा टर्म है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 सेट्स ऑफ टीथ। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। पहला जो कि बचपन में ही आते हैं वो है मिल्क टीथ, दूध के दांत। ये जो है बच्चों में 6 से 11 महीने में शुरू हो जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, और 2 साल तक में कंप्लीट मिल्क टीथ का सेट आ जाता है। टोटल इसका नंबर है, मिल्क टीथ की संख्या है, दूध के दांत की संख्या है 20। इट मीन्स कि 2 साल के बच्चों में टोटल 20 दांत हो जाते हैं। दूसरा जो सेट है, और फिर ये मिल्क टीथ जिसको टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, ये 6 साल के बाद से फिर टूटना शुरू हो जाता है और उसके स्थान पर परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत उगने लगते हैं। 6 साल से 12 साल तक में
सारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं, दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके स्थान पर अस्थाई दांत आ जाते हैं। अस्थाई दांत का मतलब है कि ये अब जो दांत आए मिल्क टीथ टूटने के बाद, वो अब परमानेंट रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे। यदि एक्सीडेंट से यदि वो टूट जाता है तो फिर उसके बाद दूसरा दांत नहीं निकलेंगे। अस्थाई दांत परमानेंट टीथ का जो नंबर है वो है 32। एक वयस्क में अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है। उसके बाद एक टर्म है एनामेल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एनामेल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। एनामेल जो है ये शरीर का हार्डेस्ट पार्ट है। ये कहाँ रहता है? ये दांत के जो सबसे ऊपर का लेयर रहता है, सबसे ऊपरी लेयर, उसी को एनामेल कहते हैं। एनामेल जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एनामेल का जो निर्माण होता है ये शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। इसका निर्माण जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों से होता है। इसके बाद जो ऑर्गन है वो है जीभ, टंग। जीभ एक प्रकार का ऐच्छिक पेशी है। जीभ एक मांसल संरचना है जो कि ऐच्छिक है। ऐच्छिक कहने का मतलब है ये इसका जो मूवमेंट होता है हमारी इच्छा अनुसार होता है। हम चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं। इसके सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा आदि का पता चलता है। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाते हैं, जो कि भोजन के जो स्वाद होते हैं जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, ये सब का पता इसी के द्वारा चलता है। जीभ चबाने, लार मिलाने तथा बोलने में सहायक होता है। जीभ का कार्य होता है कि ये चबाने में हेल्प करते हैं, लार मिलाने में हेल्प करते हैं और बोलने में हेल्प करते हैं। इसका डायग्राम दिया हुआ है कि ये टंग है, इसमें बहुत सारे पैपिली रहते हैं, स्वाद कलिकाएं रहते हैं, जिसके द्वारा कि टेस्ट का पता चलता है। कौन कौन से टेस्ट का ये दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कि आगे का जो एरिया है वो स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे का जो जीभ का जो पार्ट है वो स्वीट मीठा जो टेस्ट है उसको ग्रहण करता है। इसके साइड में जो है वो सॉल्टी नमकीन टेस्ट को ग्रहण करता है और इसके साइड में है खट्टे टेस्ट को ग्रहण करना, और लास्ट में जो सबसे पिछला पार्ट जो है जीभ का वो बीटर तीखा टेस्ट को ग्रहण करता है। जब भी हम लोग कोई तीता चीज़ खाते हैं तो जीभ के लास्ट में तीता का अनुभव ज़्यादा होता है। इसके बाद जो टॉपिक है मुख गुहा में वो है लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, इट मीन्स कि 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। आप इस फिगर को देख पा रहे हैं कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका नाम है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है। टोटल 3 पेयर्स है, 6 लार ग्रंथियाँ हैं। इसके द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार, जिसको लाला रस या सलीवा कहते हैं, इसका स्राव होता है। इस लार ग्रंथि द्वारा डेली 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, सलीवा का स्राव होता है। जब हम लोग खाते हैं तो उसमें लार का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लार में एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लार में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जिसको एमाइलेज कहते हैं, उसको टाइलिन भी कहते हैं। ये एंजाइम का कार्य होता है कि भोजन में जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, माल्टोज में तोड़ता है। जैसे कि ये स्टार्च का मॉलिक्यूल है, स्टार्च है, इसको एमाइलेज जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, जिसको माल्टोज कहते हैं।
माल्टोज़ का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को चबा करके खाते हैं तो उसका टेस्ट मीठा लगता है, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें जो स्टार्च रहता है, उसका डाइजेशन माल्टोज़ में होता है। डॉक्टर्स इसलिए भोजन को चबा करके खाने का सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टार्च पाया जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन हो सके। इसके बाद मुख गुहा के बाद जो ऑर्गेन है, जो पार्ट है, जैसे ये मुख गुहा था, इसके बाद जो पार्ट है वो है ग्रास नली। ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये पार्ट है, ओएसोफेगस इसको कहते हैं। इसके बारे में ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो टोटल 25 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर। यह क्रमांकुंचन गति पेरिस्टालसिस द्वारा भोजन को आमाशय में ले जाती है। ग्रास नली जो है, फूड पाइप भी इसको कहते हैं, ये मुख गुहा से आमाशय तक का एक नली नुमा संरचना है। इसमें भोजन का जो गति होता है वो क्रमांकुंचन गति होता है। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्रमांकुंचन, पेरिस्टालसिस। ये क्या होता है? भोजन जो मूव करता है वो संकुचन, फिर शिथिलन, फिर संकुचन, फिर शिथिलन, इस प्रकार का गति होता है ग्रास नली में, या छोटी आंत में, बड़ी आंत में, सभी में इसी प्रकार का गति होता है। जैसा कि आप सांप को देखे होंगे, जब वो मेढक या चूहे को निगल लेते हैं तो उसके बॉडी में गति होता है। इसी प्रकार का संकुचन और शिथिलन, फिर संकुचन, शिथिलन, इस प्रकार का जो गति होता है, इस प्रकार के मूवमेंट को क्रमांकुंचन गति कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो जितने भी आहार नाल हैं उसमें इसी प्रकार का मूवमेंट होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि मानव में पाचन तंत्र जो है ये 2 पार्ट में बटा रहता है। आहार नाल जो है वो मुंह से लेकर के मल द्वार तक की लंबाई को आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई मनुष्य में 9 मीटर होती है। पाचन ग्रंथियाँ, पाचन के लिए बहुत सारे ग्रंथियाँ होती है जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का स्राव होता है। ये पाचन में हेल्प करती है। इस आहार नाल में जो फर्स्ट ऑर्गन था वो मुख गुहा था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि दांत जो कि 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 2 सेट होते हैं, दांत का 2 सेट होता है, एक दूध का दांत और दूसरा अस्थाई दांत। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है। दांत का जो कार्य होता है वो भोजन को छोटे छोटे पार्ट में बदलना होता है। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो है जीभ, टंग के बारे में। टंग जो होता है ये एक ऐच्छिक पेशी है जिसके ऊपर बहुत सारे स्वाद कलिकाएँ रहते हैं, टेस्ट बड्स रहते हैं, जिसके द्वारा हमको भोजन में जो टेस्ट रहता है, भोजन का टेस्ट पता चलता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि लार ग्रंथियाँ जो होती है मुख गुहा में, ये 3 जोड़ी होती है, 6 लार ग्रंथियाँ रहती है, जिसके द्वारा एंजाइम्स का स्राव होता है। लार का स्राव होता है जिसमें कि एंजाइम्स रहते हैं जिसको एमाइलेज कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। इसके बाद मुख गुहा के बाद भोजन जो है वो ग्रास नली में होकर के जाती है आमाशय तक। ग्रास नली में जो मूवमेंट होता है वो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमांकुंचन गति के द्वारा भोजन मूव करता है। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आज के समझ में आए होंगे। इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे टॉपिक्स है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है कि कौन से जीव की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति अनिश्चित होती है। इट मीन्स कि निश्चित नहीं होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लार सैलिवा में उपस्थित एंजाइम्स को क्या कहते हैं। लार में जो एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं उसका क्या नाम है।
यदि अभी तक आपके मस्तिष्क में इसका आंसर नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे जा कर के देख सकते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आगे का पार्ट है इसको पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।